Very good morning, everybody. This is Divya Baheti, your faculty for SBEC, that is setting up of business entities and closure. Okay, this is our second lecture. हमने first lecture में क्या क्या देखा था? We have seen the different types of business organizations. Okay, we covered all of these and इसमें देखो sole proprietorship, partnership, HUF, LLP, Section 8, cooperative. इसमें एक जो मिसिंग था वो इसी का एक पार्ट था, OPC, इसी का पार्ट था. ओके, अब हम जो आज करने वाले थे उसका क्या नाम है? प्राइवेट, पब्लिक. और मैंने आपसे कहा था कि एक टॉपिक तो एकदम ही न्यू है. न्यू नहीं है, काफी सिंपल है, देखते हैं हम. बट वी covered all of this yesterday or in the last lecture rather. Okay, now coming down to companies. Before coming to the companies, let us understand what a company is. ये तो टाइप्स आ गया. हम पहले जान तो ले कि मैम कंपनी होती क्या है. सी, इतना सुना है कंपनी कंपनी. आई एम श्योर ये स्पंदन सर ने आपको ऑलरेडी थोड़ा सा पढ़ा दिया है कंपनी के बारे में. आप CSET में भी पढ़ के आए कंपनी के बारे में. बट स्टिल, सिंस इट इज इन आवर सिलेबस, इट्स माय ड्यूटी टू कवर इट एंड आई विल कवर इट फॉर यू ऑल. ओके, देखो अब इफ आई से कंपनी इज अ पर्सन, इज दिस करेक्ट? इफ आई से कंपनी इज अ पर्सन, ये सही है क्या? हम क्या कहते हैं? शी इज अ पर्सन, ही इज अ पर्सन. ठीक है, दिस पर्सन इज like this, okay, whatever it is. Okay, person, company is a person. सही है, बिल्कुल सही है. why is it, how is it correct मैम? देखो, persons दो तरीके होते हैं. हम कंपनी लॉ पे थोड़ा आ जाते हैं. अभी के लिए इतना समझना. एक होते हैं नेचुरल पर्सन्स और दूसरे होते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, आर्टिफिशियल पर्सन्स. ठीक है, ये है दो टाइप्स ऑफ अ पर्सन, नेचुरल, आर्टिफिशियल. आप और हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम लोग आते हैं नेचुरल पर्सन में. ठीक है, वी कम अंडर नेचुरल. और एक कंपनी किस में आती है? कंपनी आती है आर्टिफिशियल. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. ओके मैम, मतलब पर्सन यानी कि अगर हमारी बात करें तो लॉ के आइज में, इन द आइज ऑफ लॉ, हमारा एक एग्जिस्टेंस है. लॉ हमको पहचानती है, वी हैव एन एग्जिस्टेंस. कंपनी का भी एग्जिस्टेंस है क्या? बिल्कुल, कंपनी का एग्जिस्टेंस है. कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम द पीपल हु हैव incorporated it. Okay, company is separate from its members, company is separate from its directors, from everybody. company खुद की एक separate legal entity कहलाती है, separate legal entity. okay, कंपनी के कुछ अगर हम फीचर्स देखें तो अब समझना. मुझे एक बात बताओ, हम नेचुरल पर्सन हैं. अब हम सपोज, अब मैं मेरे आजू बाजू मेरे फ्रेंड्स हैं, एक सर्कल है. ठीक है, सपोज एवरीबडी गोज, और माई फ्रेंड्स दे गो टू अ डिफरेंट प्लेस या कहीं पर चले जाते हैं, मैं अकेली रह जाती हूँ. सपोज कोई नहीं, मैं अकेली रह जाती हूँ. मैं एग्जिस्ट करूँगी कि नहीं करूँगी? सब चले जाते हैं, मैं तो करूँगी ना एग्जिस्ट. सिमिलरली कंपनी जब एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाती है, मतलब कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई आए जाए, कंपनी तो रहने ही वाली है. मैं क्या कह रही हूँ, मतलब देखो कंपनी में कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं. कंपनी में मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं. अब आप सोचेंगे कि मैम मेंबर्स और डायरेक्टर्स अगर चले जाए तो कंपनी कैसे एग्जिस्ट करेगी? कंपनी करती है एग्जिस्ट, चाहे उसके मेंबर्स रहे नहीं रहे, डायरेक्टर्स रहे नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी विल स्टिल बी देयर. एक मुझे बात बताओ, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था रिलायंस को किसने इनकॉर्पोरेट किया था? वो द प्रमोटर ऑफ रिलायंस, धीरू भाई अंबानी. वो है क्या आज? नहीं ना, कंपनी चल रही ना. व्हाई? बिकॉज because of this feature called perpetual succession. यानी people may come and go but company goes on forever. ऐसे कहा जाता है, people may come and go but company goes on forever. ऐसा केस हुआ था कि एक फ्लाइट में, एक आई थिंक हेलीकॉप्टर फ्लाइट समथिंग, कुछ 15 मेंबर्स थे कंपनी के, 15 उतने ही मेंबर्स थे. सबके सब मर गए, क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, सबकी डेथ हो गई. अब कंपनी रहेगी कि नहीं? मेंबर्स ही चले गए ना उसके. कंपनी विल स्टिल एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि जो शेयर्स मेंबर्स के पास थे अब उनके नॉमिनी के पास चले जाएंगे. करेक्ट है, उनके सक्सेसर्स के पास चले जाएंगे. करेक्ट, लीगल एयर्स. सो परपेचुअल सक्सेशन यानी कंपनी कभी बंद नहीं होगी. चाहे कोई भी नहीं रहा ना, फिर भी कंपनी चलती रहेगी. ये नहीं तो उसकी जगह वो आ जाएंगे. इट्स एज सिंपल एज दैट.
परपेचुअल सक्सेशन। अब कंपनी के पास पता है क्या राइट होता है? आपने ऐसा सुना होगा, देयर वाज दिस वेरी फेमस केस लॉ जो रिसेंटली हुआ था। एयरटेल ने जियो को स्यू किया। आपने ऐसा कभी सुना है क्या कि एयरटेल के ओनर ने जियो के ओनर को स्यू किया? उनके नाम कभी लिखे जाते हैं क्या? नहीं। हम देखते कंपनी, व्हाई द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल entity, it has an existence in the eyes of law and thus it has the right to sue and be sued. To sue and be sued, कंपनी के पास राइट्स होता है। मतलब अगर इतना ही राइट्स है कंपनी के पास तो कंपनी खुद के नाम में स्यू भी कर सकती है, स्यू भी, इट कैन ऑल्सो बी स्यूड, ठीक है, कोई और भी स्यू कर सकता है कंपनी को। कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है क्या? कंपनी प्रॉपर्टी, दिस वाज एन एग्जांपल, लेट मी रब दिस आउट। कंपनी प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है खुद के नाम में। मैं क्या कह रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि रिलायंस को अगर प्रॉपर्टी ओन करनी है तो रिलायंस मुकेश अंबानी के नाम में करेगा कि रिलायंस नहीं, रिलायंस नहीं करेगा। बट मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी किसकी है? उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। रिलायंस की प्रॉपर्टी किसकी है? रिलायंस कंपनी की प्रॉपर्टी, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल। ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसके अलावा आपको एक बेसिक आइडिया आ गया है क्या कंपनी के बारे में? हम देखो कैसा होता है, गिव यू वेरी प्रैक्टिकल आइडिया। आज अगर मुझे कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है तो मैं क्या करूँगी, ऑनलाइन पहले होता था डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल आप फिल करो, आरओसी के ऑफिस जाओ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यू इनकॉर्पोरेट योर कंपनी। ओके, आज कैसा होता है, सब ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन आपको सारे अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी है ऑनलाइन ही सब सबमिट करना है और आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो जाती है। एक बार आपकी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है ऑफ इंकॉर्पोरेशन। जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यू कैन स्टार्ट विथ योर बिजनेस। ओके, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वेरी वेल। ओके, नाउ कंपनीज में भी देर आर टाइप्स और हमको यही पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये एक्चुअली आप बहुत बेहतर कहाँ पढ़ेंगे पता है? आप ये कंपनी लॉ, क्योंकि पूरा लॉ ही इसके बारे में है ना, अबाउट द कंपनीज, तो आप सबसे बेहतर ये वहां पे पढ़ेंगे। बट स्टिल वी विल कवर इट। देयर आर मेनली ओनली टू टाइप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। और अब हमको यही दो टाइप्स पढ़ने हैं जो कि आपके बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेट्स रीड इट फ्रॉम देयर। सी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो हमने देखा था ना ओपीसी, सेक्शन 8, ये भी कंपनी के टाइप्स है, बट मेजरली क्या है, दो ही है, प्राइवेट एंड पब्लिक। अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज रिस्ट्रिक्टेड। कैन आई से मैं बोल सकती हूँ कि शेयर होल्डर्स के राइट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोहिबिटेड है। व्हाई एम आई आस्किंग यू ऑल दिस, क्योंकि आप ऑलरेडी CSET में पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं। बताइए, प्रोहिबिटेड लिख सकती हूँ क्या? सेम ही तो है, प्रोहिबिट करो, रेस्ट्रिक्ट करो। नो नो, सेम होता तो दो वर्ड्स ही क्यों बनाते हैं, तो एक ही वर्ड होता ना। हम प्रोहिबिट नहीं लिख सकते, क्यों? प्रोहिबिट मतलब 100% आप मतलब एकदम 100% रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट नहीं कह सकते, रुको। प्रोहिबिट मतलब क्या, मैम क्या बोल रहे हो आप? सुनो, प्रोहिबिट मतलब आप 100% मना कर रहे हो, मनाई, कंप्लीटली मना है, आप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या, आप जाइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमिशन ले लीजिए, जो भी अगर कोई और फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट कीजिए, टेक ऑल द परमिशन एंड देन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स, एज सिंपल एज दैट। ये किसके लिए कह रही हो? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इफ आई एम अ मेंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मुझे क्या करना होगा अपने शेयर्स ट्रांसफर करने के लिए? जाऊंगी बोर्ड के पास, बोलूंगी हे बोर्ड मुझे अपने शेयर्स ट्रांसफर करने, क्या मैं कर सकती हूँ? बोर्ड बोलेगा बिल्कुल कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, तो ही मैं जाके अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकती हूँ। बिना परमिशन की कर सकती हूँ? नहीं। दिस इज वॉट रिस्ट्रिक्शन। Thus they say कि shareholders right to transfer shares is restricted. Now the minimum number of members are 2. You have to remember this, 2 minimum members होने चाहिए। मैं और मेरी फ्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं क्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू 200, मतलब मिनिमम नंबर इज 2 एंड मैक्सिमम इज 200। मैम एक बात बताइए, एक जगह इन्होंने लिखा है मेंबर्स, एक जगह लिखा है शेयर होल्डर्स, what is the difference between members and shareholders?
मेंबर्स के पास तो शेयर्स होते हैं ना, तभी तो मेंबर बनते हैं कंपनी के. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स? बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, समझना इसको. देखो कैसा होता है, आज अगर मैं एक मेंबर हूँ, मेरे पास सपोज कोई कंपनी है दिव्या प्राइवेट लिमिटेड, उसके कितने शेयर्स है मेरे पास, 1,00,000 रुपीज़ के शेयर्स है, ठीक है. नाउ आई हैव ट्रांसफर, तो एक मिनट, जो मेंबर्स की रजिस्टर होगी उसमें मेरा नाम होगा कि दिव्या हैज हेल्ड शेयर्स ऑफ ₹1,00,000 वर्थ 1,00,000, ओके, ऑफ दिव्या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है. अब आज मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स ले जाके अपनी मदर को ट्रांसफर कर दिए. ओके, आई हैव ट्रांसफर्ड इट इन फेवर ऑफ माय मदर. ओके, अब क्या हुआ है, हमने जो ट्रांसफर डीड है कंपनी को दे दिया है, बट अभी तक वो पूरा रजिस्टर नहीं हुआ. एंड व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द अमाउंट फ्रॉम माय मदर एंड आई हैव गिवन हर द शेयर्स. अब एक बात समझना, मुझे बताना, शेयर्स किसके पास है, शेयर्स का पोजीशन किसके पास है, मैंने तो दे दिया, इट्स विथ माय मदर, करेक्ट. हु इज द शेयर होल्डर, हु होल्ड्स द शेयर्स एट प्रेजेंट, माय मदर इज द शेयर होल्डर. हु एम आई, अभी तक क्या है, वो रजिस्टर हुआ नहीं है वो डीड, मतलब अगर डीड जब तक रजिस्टर नहीं हुआ, मतलब वो जो रजिस्टर ऑफ डीड्स मेंटेन है कंपनी के पास, उसमें किसका नाम है, अभी तक मेरा नाम है. हु इज द मेंबर अकॉर्डिंग टू द कंपनी, इट्स मी. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर. ऐसा सिनेरियो में हो जाता है कि मैं मेंबर हूँ बट शेयर होल्डर वो है कौन, मेरी मदर. अब ऐसे सिनेरियोज में अगर किसी को बेनिफिट मिलना होगा शेयर्स का, राइट, बोनस, यू विल लर्न ऑल दिस लेटर इन कंपनी लॉ. बट अगर सपोज डिविडेंड, लेट्स टेक एन इजी एग्जांपल, कंपनी को डिविडेंड पे करना होगा, तो किसको जाएगा, जाएगा और किसको जाना चाहिए. कैसा होता है, जिसका नाम होगा रजिस्टर में उसी को जाएगा. नो मैटर शेयर्स मेरे पास है कि नहीं, रजिस्टर में इफ माई नेम इज रिकॉर्डेड, किसके पास आएगा डिविडेंड, मेरे पास. जाना किसको चाहिए था, माई मदर. दैट इज अ डिफरेंट केस बिकॉज ट्रांसफर डीड रजिस्टर नहीं हुआ है अभी तक. ओके, सो दैट्स द सोल डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर. बट मोस्टली इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इट्स वन एंड द सेम काइंड ऑफ. सो मिनिमम क्या है 2 एंड मैक्सिमम इज 200. 200 में से किसी को एक्सक्लूड करके रखा है, 3 लोगों को एक्सक्लूड करके रखा है फ्रॉम द काउंट ऑफ 200. द फर्स्ट वन इज एम्प्लॉइज. पहले कौन है, एम्प्लॉइज. जो कंपनी, अगर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मेरे एम्प्लॉयज के पास शेयर्स है, तो मैं उनको इंक्लूड करूंगी क्या इन काउंटिंग मेंबर्स. मैं अपने मेंबर्स काउंट कर रही हूँ 1 2 3, अब ये आगे मेरा एम्प्लॉय 4th, उसको काउंट करूंगी, नो, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है. सेकेंड कौन है, एक्स एम्प्लॉयज. एक्स एम्प्लॉयज होल्डिंग द शेयर्स ऑफ द कंपनी. मतलब अगर 4th को मैंने काउंट नहीं किया, 5th 6th 7th में है कोई ऐसा पर्सन जो पहले मेरा एम्प्लॉय था, अभी नहीं है, पहले था, और उसके पास मेरे शेयर्स हैं, तो हम उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे, कोई इशू नहीं है. थर्ड इज जॉइंट शेयर होल्डर्स. मतलब अगर इफ आई एम होल्डिंग अ शेयर अलॉन्ग विथ माई मदर, हम लोग जॉइंट शेयर होल्डर्स है, हम दोनों मिलके एक शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो एक ही काउंट करेंगे ना, एक ही तो मेंबर हुआ. क्या प्रॉब्लम, अगर हम दोनों अगर हाफ ऑफ बेनिफिट ले रहे, क्या इशू है. तो हम 2 मेंबर्स काउंट करेंगे क्या, नहीं, कितना शेयर, एक, तो एक ही मेंबर काउंट होगा. ओके, एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द एनी शेयर्स or debentures or any type of security is prohibited. Wait, यहाँ से यहाँ तक हम अभी के लिए कैंसिल कर रहे हैं, क्यों मैं आपको बाद में बताऊंगी. I'll come down to that. अभी के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं. अभी के लिए हम सिर्फ कितना पढ़ेंगे, एन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर्स इज प्रोहिबिटेड. यानी ऑब्वियसली ना, आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल के रखी है, यानी कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस वैसे ही कम है, आपकी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है. अब आप कह रहे हैं कि आप हम हमारे हिसाब से अंदर का मैनेजमेंट करेंगे, हम हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या कहती है, ठीक है, तुमको तुम्हारे हिसाब से चलना है ना, तो एक काम करो, तुम पब्लिक से पैसा भी नहीं लोगे. क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट तुमको रेगुलेट नहीं कर पा रही ना, गवर्नमेंट तुमको नहीं रेगुलेट कर पाती इसमें. पब्लिक सेक्टर के, पब्लिक कंपनीज के ऊपर फिर भी गवर्नमेंट रेगुलेट कर पाती है. आपका अगर प्राइवेट लिमिटेड है ना, ठीक है, आपको अपने हिसाब से करना है ना, कोई इशू नहीं, लेकिन आप पब्लिक से पैसे नहीं लेंगे. क्यों, अरे कल जाके आपने कोई गड़बड़ कर दी तो लॉस तो पब्लिक का होगा ना. और अगर आपने पब्लिक से पैसे नहीं लिए तो आपका लॉस, आपको जो करना है करो, ठीक है, अपने आप करोगे नहीं कुछ फ्रॉड वगैरह. ओके, सो एन इन्विटेशन, यहाँ पे एक
एरो करके लिखो, और एक्सेप्टेंस, एन इनविटेशन और एक्सेप्टेंस ओके 1 सेकेंड, ठीक है यार इतना मैनेज कर लो, ठीक है। एन इनविटेशन और एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स इज प्रोहिबिटेड, मतलब पब्लिक ना आप इनवाइट कर सकते हो पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, और ना पब्लिक अगर खुद से दे रही है तो ले लो हमारे पैसे ले लो, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं आप कर नहीं सकते, सिंपल। दिस वॉज अबाउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मैं सोच रही थी कि आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, आपका हो चुका है ऐसा मेरा मुझे ऐसा लगता है, नहीं तो भी हमने वापस कर लिया। ओके, पब्लिक लिमिटेड वेरी सिंपल, पब्लिक लिमिटेड पे पूरा खेल है, बिलीव मी। अगर आप कंपनीज में अच्छे हैं, कंपनी एक्ट लॉ अगर आपको अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उधर ही है कंपनी सेक्रेटरी का, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, आप सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे इफ़ यू लाइक कंपनी लॉ, बिलीव मी ऑन दिस, बहुत रेवेन्यू है कंपनी लॉ में। दीज आर थिंग्स यू रियली नीड टू लाइक इफ यू आर डूइंग कंपनी लॉ सेक्रेटरी कोर्स। चलो क्या लिखा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, क्या है देखना। शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज नॉट लिमिटेड, एज सिंपल एज दैट। क्यों, अरे पब्लिक कंपनी है, हम कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है, हम किसी से पैसे ले सकते हैं, अगर किसी के पास शेयर्स है आप आपस में आराम से ट्रांसफर कीजिए, कोई इशू नहीं है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं ना, आपके घर में कोई बोल रहा होगा हमने इतने शेयर्स खरीदे इतने बेचे, फ्रीली ट्रांसफरेबल पब्लिक कंपनीज में, नो इश्यूज, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए, 7, वहां पे क्या था 2, मिनिमम 7 2, अरे अरे मैम मैक्सिमम नंबर तो लिखा ही नहीं है, मैक्सिमम नंबर है ही नहीं, मैक्सिमम कितने भी नंबर शेयर होल्डर्स हो सकते हैं आपके, कितने भी, कोई इशू नहीं है। वहां पर क्या था 200, 207 खत्म, 207, नो नंबर, नो लिमिट। एन इन्विटेशन टू पब्लिक to subscribe to any shares or debentures or any type of security is permitted, obviously ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी तभी तो है। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ पढ़ा होगा इन CSET, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, एंड यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, डू नॉट गेट कंफ्यूज, वो अलग है। मैं क्या कह रही हूँ, पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी दो अलग अलग चीज़ें, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। जो CSET मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने उनको डिफरेंस समझाया है, अगर आप मुझसे नहीं पढ़े होंगे तो एक्सपेक्ट कि आपको पता हो, नहीं तो भी बहुत सिंपल बात है, कोई टफ नहीं है। चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा देखना, अब हमने एक मिनट उससे पहले कुछ बताती हूँ आपको, एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो बताती हूँ। हुआ क्या था, आपको ये सब क्यों पता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप CS बनने वाले हैं, यू शुड नो ऑल ऑफ दीज मतलब ऑल ऑफ दिस, ठीक है, आपको ये पता है। अब क्या होता है पता है, लेमैन को एक चीज़ पता नहीं होती है, क्या बात कर रहे हो मैम, इतनी सिंपल चीज़ नहीं पता, नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं है ना, आप तो पढ़े हो नहीं तो आपको भी नहीं पता होता, उन्होंने पढ़ाई नहीं है इसलिए उनको पता नहीं होता है। आई टेल यू व्हाट हैपेंड वंस, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम समबडी, सम XYZ पर्सन सेइंग दैट, ऐसा हो गया कि दे सेड कि हमको आपकी एक लीगल एडवाइस चाहिए कि व्हाट शुड वी डू, अब कोई लीगल स्टेप, मैंने कहा बताइए क्या हुआ है, तो दे सेड मैम ऐसा हुआ है कि हम एक कंपनी चला रहे हैं, हमारा एक बिजनेस है, हम कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स थे, तो कह रहे थे हमारे कंपनी है तो हम बिजनेस चला रहे हैं, मैंने कहा ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज, मैम पहले तो एक कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा क्या, आप समझ रहे हैं, ओके क्या पूछा, एक कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा क्या। आई वॉज सो कन्फ्यूज, मेरे को एक बात बताइए, विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है क्या, जब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे कंपनी एग्जिस्ट कैसे करेगी, नहीं कर सकती ना। मैंने कहा कंपनी है तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होगी ना, कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड मतलब, मैंने कहा ROC के पास आपने सब रजिस्टर, आपकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब सबमिट किए होंगे ना, तभी तो कंपनी आई बनी आपकी। बोले नहीं, बोले ऐसा तो कुछ नहीं किया था हमने। मैंने कहा फिर कैसी कंपनी है, बोले नहीं हमारी कंपनी चल रही है, एक्चुअली हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म में चला रहे कंपनी को, आर यू अंडरस्टैंडिंग, हमें कंपनी को पार्टनरशिप फॉर्म में चला रहे हैं। मैं समझ गई कंपनी तो है नहीं इनकी, इनको लग रहा है कि कोई भी बिजनेस करो तो वो कंपनी फॉर्म में होती है, कंपनी नहीं है ये। मैं मन में सोची चलो ठीक है पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बोलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मैंने कहा अब क्या प्रॉब्लम है, बोले हम काम कर रहे हैं। मैंने कहा पैसे आपने कैसे लेके आए बिजनेस में, बोले हम सबने 25% लेके आ गए, हम 4 फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा परफेक्ट, दिस इज पार्टनरशिप। तो कहा कि ठीक है हाँ पार्टनरशिप है, प्रॉब्लम ये हो गई मैम कि अभी हम
जो पर्सन एक फ्रेंड है वो उसने पूरा प्रॉफिट कमा लिया, अब वो हमको पैसे नहीं दे रहा, हमको पैसे नहीं दे रहा, हमने इक्वल पैसे लगाए हैं, लेकिन अब हमको डिस्ट्रीब्यूट करने टाइम वो कह रहा है कि पूरा पैसा मेरा है, ही इज़ नॉट गिविंग अस मनी, अब हम क्या करें। मैंने कहा तो पार्टनरशिप डीड होगी ना आपके पास। तो कहते नहीं ऐसा तो कोई डीड नहीं बनाया। मैंने कहा तो आपने ओरली डिस्कस किया था पार्टनरशिप का। बोले नहीं ओरली भी डिस्कस नहीं किया। मैंने कहा तो आपने क्या सोच के सोचा कि पार्टनरशिप है। इफ़ यू हैव नॉट डिस्कस्ड ओरली, डीड नहीं है, आप कोर्ट में जाएंगे तो प्रूव ही क्या करेंगे ना, आप खुद ही बोल रहे हैं आपने ओरली भी डिस्कस नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया। तो आई सेड हाउ इज दिस अ पार्टनरशिप, आपने क्या सोचा एग्जैक्टली, हुआ क्या था, बना कैसे सब बिजनेस। तो उन्होंने क्या कहा सुनना, उन्होंने कहा कि ये फ्रेंड ने हमको बोला कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे साथ काम करने लग जाओ, तो मेरे साथ काम करो, तो अपन क्या करेंगे, अपन सब 25-25% बिजनेस में डालेंगे, और जब प्रॉफिट बनेगा मैं तुम सबको 25-25% दे दूंगा। लेकिन लेकिन अपन बिजनेस को रजिस्टर किस में कराएंगे पता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। ही सेड बहुत कम फॉर्मेलिटीज होते हैं, मैं मेरे नाम में रजिस्टर करा देता हूँ, तुम सबको एम्प्लॉयज दिखा देता हूँ, और मैं अकॉर्डिंगली तुमको 25-25% दे दूंगा अपना। ये क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा, इनकॉर्पोरेशन नहीं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ईजी हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ, वो एक पर्सन को जिसको पूरा नॉलेज था ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का, उसने बाकी 3 को बेवकूफ़ बनाया। क्लियरली आई अंडरस्टूड दिस। मैंने उसको तब समझाया कि देखो sole proprietorship, partnership and company are 3 different concepts. How do they work? मैंने उसे समझाया, and then he understood कि उनको बेवकूफ़ बनाया गया है। एंड ऑब्वियसली कोई प्रूफ था नहीं, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रूव कि ऐसा कुछ डिसाइड हुआ था। कुछ भी उनके पास पेपर वर्क नहीं था, दे डिडंट हैव एनी पेपर वर्क। दिस इज हाउ एक लेमैन को प्रॉब्लम हो जाती है इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड। तो आपके पास पता क्या होगा कि आपके किस काम का, व्हेन यू बिकम अ सीएस पीपल विल कम टू यू सेइंग दैट हमको बिजनेस करना है, हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि हमको इतने लोगों को साथ में लेके करना है या हमको अकेले करना है, काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, एंड सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपको डिसाइड करके उनको बताना है कि देखो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब जो हमने इतना सब पढ़ा, आई एम श्योर आपको थोड़ा क्लैरिटी आ गया होगा। ओके जो हमने इतना सब पढ़ा कि मैम ऐसा हुआ तो सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा हुआ तो पार्टनरशिप, कंपलसरी है क्या? कंपलसरी है कि प्रोप्राइटरशिप ही होना चाहिए, पार्टनरशिप ही होना चाहिए? सपोज मेरे को एक बड़ा बिजनेस करना है, मैं कह रही हूँ हाँ पैसे मैं इन्वेस्ट करूँगी, मेरा क्या कहते हैं पूरा ओनरशिप भी मेरा रहेगा, आई डोंट वांट टू शेयर माय ओनरशिप विद एनीबॉडी। आप कहेंगे मैम सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर आप कहेंगे मैम बट आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है? मैंने कहा है बहुत है, 5 करोड़ 10 करोड़ तक, 10 करोड़ है। आपने बोला मैम पार्टनरशिप कर लो उससे बेहतर, तो फिर मैंने कहा नहीं मेरे को अपना ओनरशिप अपने पास। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कंपलसरी सोल प्रोप्राइटरशिप होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, एचएफ होना चाहिए, कुछ कंपलसरी नहीं है, बट these are the recommendary options। ठीक है, आप recommend कर सकते हो किसी को, you can go for this option। okay now if we are clear on this, जो next topic है आपका factors governing द डिसीजंस फॉर सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने आपको यही बताया ना कि आपको जब एक क्लाइंट आएगा आपके पास एज अ सीएस, आप सीएस की कैपेसिटी में बैठे, क्लाइंट आया, सर हमको ना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने कहा ठीक है, तो उसने कहा लेकिन ना हमको समझ में नहीं आ रहा हम स्टार्ट कैसे करें। आपने कहा ठीक है, आपने कहा बताइए आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। फिर ये जो आपको फैक्टर्स दिख रहे हैं आगे, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, स्केल ऑफ ऑपरेशन, कैपिटल रिक्वायरमेंट, managerial ability, degree of control and management, degree of risk and liability, stability of business, flexibility of administration, division of profit, cost, procedure and government regulation। कहाँ क्या tax implications, geographical mobility, transferability of ownership, sorry, transferability of ownership, managerial needs, और है क्या, अरे बाप रे, secrecy। देखो जो इतने सारे फैक्टर्स हैं ना, इंडिपेंडेंस, यस सिक्रेसी एंड इंडिपेंडेंस, तो जो आपके इतने सारे फैक्टर्स हैं यही आपको आपका क्लाइंट आके बताने वाला है, यही चीज़ें बताएगा
उसको पता नहीं वो क्या बता रहा है, बट वो यही चीज़ें बताएगा, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा हमको इसको क्या सजेस्ट करना है. दिस इज योर जॉब एज CS, एंड दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज एप्लीकेबल टू योर प्रोफेशन. यस, लेट्स बिगिन विद दिस. देखते हैं. एक ऑनेस्टली मेरे को बात बताना, वेरी ऑनेस्टली. नहीं, आप बता नहीं सकते, आप मन में सोचना और फिर खुद से बोलना. ये सब जब मैंने टाइटल्स पढ़ी तो आप अगर इफ़ यू वर अटेंटिव, मैं उनसे बात करी जो अटेंटिव थे उस टाइम पे, आपको थोड़ा आइडिया आया कि आपको ये ऑलरेडी पता है, मतलब आप एक हिंट लगा सकते हो. सपोज एग्जाम में आया सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, अगर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपको बता दी, तो आप गेस कर सकते हो ना, अगर छोटा कोई स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटी है या कोई बहुत लार्ज स्केल है, तो आपको क्या सजेस्ट करना है, ये आप गेस नहीं कर सकते. कर सकते हो ना. दिस नथिंग वेरी डिफिकल्ट इन दिस. Okay, nature of business activity. This is an important factor having a direct bearing on the choice of form of ownership. ठीक है, इन्होंने क्या कहा है देखो, स्मॉल ट्रेडिंग अगर होगा तो फिर यहाँ पे हम सोल प्रोप्राइटरशिप इज प्रीडोमिनेंट. अरे अरे अरे, ठीक है. स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेसेस, प्रोफेशन एंड रेंडरिंग ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज. छोटे स्केल पे हम कर रहे हैं सब. कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी है, किराने का दुकान है मेरा, कोई प्रोफेशन, रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज, मैं अपनी एडवोकेट की सर्विसेज देना चाहती हूँ एकदम स्मॉल स्केल पे, सिर्फ नागपुर में देना है मुझे, ठीक है, सिर्फ एक सिटी में, और मेरे को खुद का ऑफिस छोटा सा खोलना है. आई डोंट नीड एनीबडी. आप क्या बोलेंगे मैम? गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. डोमिनेंट इज प्रीडोमिनेंट. ओके, एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर, रिपेयर शॉप्स, कंसल्टिंग एजेंसीज एक्सेट्रा. आपके मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स उतने लर्न करना है क्या? नहीं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट. मैं क्या कह रही हूँ फिर से, 5 मार्क का क्वेश्चन बनेगा इसमें से अगर आया तो, बट इसका मतलब ये नहीं हम इसको इग्नोर करें, क्योंकि वो 5 मार्क्स हमारे हाथ के 5 मार्क्स है. वी हैव टू ग्रैब दोस 5 मार्क्स एट एनी कॉस्ट. कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई वहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपके पास. नेक्स्ट देखो, अरे अरे अरे, see the next is partnership is suitable in all those cases where sole proprietorship is suitable provided the business is to be carried on a slightly bigger scale, मतलब with the help of one or more partners. Okay, मतलब ऐसा है कि देखो ऐसा बिजनेस है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे हम सब क्या कह रहे हैं, वी कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, बट सोल प्रोप्राइटरशिप आप जा तो सकते हैं, बट आपको और स्लाइटली बिगर स्केल पे कंडक्ट करना है आपका एक्टिविटी, बिगर स्केल पे. तो क्या कहेंगे, एक काम करो, पार्टनरशिप कर लो. पार्टनरशिप में कर लो, आसान, सिंपल, सोपा, बर. नेक्स्ट, सर्विस एंटरप्राइजेस लाइक hotels and lodging places, trading enterprises such as wholesale trade, retail houses, small scale manufacturing enterprises, small drug manufacturers etc. can be undertaken in the form of partnership. ये सब कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने इतना फटाफट पढ़ा. फिक्स्ड है क्या? नहीं, दे आर नॉट फिक्स्ड. आपको इतना ध्यान में रखना है. स्लाइडली देखो, स्मॉल ट्रेडिंग होगा, स्मॉल स्केल सोल प्रोप्राइटरशिप. स्लाइटली बिगर यानी कि जहाँ स्मॉल स्केल हो सकता है, बट थोड़ा सा बड़ा लेवल पे हम अपना प्रोफेशन या हमारे सर्विसेज हम कैरी ऑन कर रहे हैं या हमारा बिजनेस, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, आप पार्टनरशिप शुरू कर लीजिए. अब मुझे एक बात बताओ, खुद ही बताओ ना, पार्टनरशिप से भी मतलब ऐसा है कि उतना फंड्स हम कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते. बिजनेस उस लेवल पे होने वाला है, 1 बिलियन मेरा इन्वेस्टमेंट है. कर सकती हूँ मैं अकेले? पार्टनर्स के साथ करूँगी, फ्रेंड्स को बोलूँगी आओ 1 बिलियन दो मेरे को, फ्रेंडशिप तोड़ देंगे ना मुझसे. तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूँगी, कंपनी खोलूँगी. आप बोलेंगे मैम कंपनी खोलो ना, क्यों अपने फ्रेंड्स को तंग कर रहे हो? सो मैं क्या करूँगी, कंपनी खोलूँगी खुद की. तो सिमिलरली देखना यहाँ पे, बिजनेस लाइन्स कैरिंग ऑन लार्ज चेन स्टोर्स, multiple shops, super bazaars, engineering, industrial activities with high capital, keyword, high capital and working capital requirements, and software industrial activities are generally in the form of companies. ये सब learn नहीं करना है. Don't even try to learn all this. You can write in your own words. I am confident. I don't know if you are confident or not. I am definitely confident that every student there will write this in his own words, in his or her own words. सवाल ही नहीं इसमें ब्लैंक होने का. ओके, ये सब हम ऑलरेडी देख चुके, वापस से देखते हैं. ओपीसी कब आएगा, एलएलपी कब आएगा? देखो, where the person is intending to start a business wishes to launch a business organization, ये लिखा ना हमने, float with a legal entity in a corporate form with a feature of having sole ownership and control, they may decide to form what? OPC.
आपको कैसे डिसाइड, हम कैसे डिसाइड करेंगे ओपीसी लेना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि आपका क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट बताएगा। कॉर्पोरेट फॉर्म में उसको बिजनेस करना है, ओपीसी। बोलता नहीं नहीं मुझे कॉर्पोरेट में नहीं करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंपल एज दैट। ओपीसी इज द हाइब्रिड ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। मैम कोई सोल प्रोप्राइटरशिप से ओपीसी में जाना क्यों चाहेगा, मतलब क्यों चाहेगा कि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस होना चाहिए हमारा, लिमिटेड लाइबिलिटी, करेक्ट, limited liability. Okay, the next one, an alternative form of organization where 2 or more persons are involved in starting a business organization is LLP under LLP Act 2008. LLP किस में आता है, under LLP Act 2008. such entities also such entities have also gained popularity nowadays. A major advantage of such an entity is that liabilities of LLPs lies with the entity and does not fall on the individual पार्टनर्स। लाइबिलिटी किसके ऊपर है, एलएलपी के ऊपर, सेपरेट एंटिटी है ना वो, तो लाइबिलिटी एलएलपी के ऊपर है एंड डज नॉट फॉल ऑन द इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब जैसे कंपनी में होता है ना, जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है उतना ही मेरा लाइबिलिटी होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दैट इज अबाउट एलएलपी, पार्टनरशिप एंड कंपनी के बेनिफिट्स जिसके पास होता है। एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच एक्ट, एलएलपी लाइबिलिटी पार्टनर, सॉरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। देखना इसको, इन एन LLP फॉर्म द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू LLP। वी जस्ट सॉ दिस पॉइंट। मतलब कंपनी में पता है कैसा होता है, अगर मैंने एक शेयर लिया 10 रुपीज़ का, मैंने शेयर खरीदा, तो मेरा लाइबिलिटी पता है कितना होगा, सिर्फ 10 रुपीज़ का, नो मैटर वॉट, चाहे कंपनी में कितना भी कुछ हो जाए, अनलेस आई हैव नॉट कमिटेड अ फ्रॉड, अनलेस व्हाट आई हैव नॉट कमिटेड अ फ्रॉड। सेम LLP में होगा, जब तक आप फ्रॉड नहीं कर रहे हो तब तक सब ठीक है, आपने जितना कंट्रीब्यूशन दिया है, आपने जितना दिया है उतना ही आपका लाइबिलिटी है, मतलब गया तो उतना ही जाएगा, उतना ही रिस्क है आपका। See, in an LLP form, the liability of partner is limited to the extent of his contribution towards the LLP, except in the case of intentional fraud or wrongful act of commission or of omission or commission by the partner himself. मतलब देख, उन्होंने सिंपल बोला है, अगर ईमानदारी से काम किया तो जितना कंट्रीब्यूशन है उतना आपका क्या होगा, रिस्क होगा, उतना आपका लाइबिलिटी होगा। बट अगर फ्रॉड किया तो बेटा घर गाड़ी मकान सब बिकवा देंगे, फिर तो सब बिक जाएगा आपका, फिर आप लिमिटेड की तो बात कर ही नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट, however such forms of business organization are suitable generally in service industries and where there is no dependence on large amounts of financing from outside sources। कैसा होता है, कोई बाहर से फाइनेंस कर रहा है तो उनको लगता है इसकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क हो जाएगा फाइनेंस करने में, जल्दी कोई नहीं करे, तो सबसे ज़्यादा कहाँ सूटेबल है, इन द सर्विस इंडस्ट्री, वेयर हमको बाहर से बोरो करने की जरूरत ही नहीं है ज़्यादा, मतलब हमको आर वी डिपेंडेंट ऑन द आउटसाइड मनी, नो वी आर नॉट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, अ वन पर्सन कंपनी OPC LLP एंड लिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। तीनों का एक अलग एग्जिस्टेंस है, लॉ उनको पहचानता है, ठीक है। एंड दिस क्रिएट्स अ वॉल बिटवीन द पर्सनल असेट्स ऑफ द इन्वेस्टर एंड दैट ऑफ द बिजनेस। मतलब इन्वेस्टर का असेट अलग, बिजनेस का असेट अलग। मतलब अगर आज मेरी कंपनी है दिव्या बाहिती प्राइवेट लिमिटेड, उसकी एक कार है, ठीक है, उनके बैलेंस शीट में दिख रहा है उनकी कार है, और एक मेरी कार है, अलग अलग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मैम कैसे पता चलेगा अलग अलग है कि कौन सी कार किसकी है, सिंपल है ना, जो कार मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ वो बिजनेस की कार, कंपनी की कार है, और जो मैं मेरे पर्सनल यूजेस के लिए, जो मैं बिजनेस में लाई नहीं रही, मतलब कंपनी में लेकर ही नहीं आती मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखी हूँ, वो मेरी कार है, एज सिंपल एज दैट। मतलब मैम ऐसे तो असेट्स का एक और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, AC, अगर कोई AC मैंने अपने घर में इंस्टॉल किया तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी माई पर्सनल एसेट, और अगर वही चीज़ मैंने अपने कंपनी में इंकॉर्पोरेट कर दी तो वो कंपनी का एसेट है। So this creates a wall between the personal assets of the investor and that of the business. Okay. Now scale of operations, इसको हम थोड़ा सा पेंडिंग लिखेंगे, पेंडिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराएंगे। Why? There are few points in this जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, द स्किप्ड, बिकॉज आई थिंक उसमें चेंजेस आ सकता है, आई थिंक उसमें चेंजेस आ सकता है। मैं काम करती हूँ, मैं पहले ना चेक करूँगी उसको कि रिसेंट में कोई अमेंडमेंट्स है क्या उसमें, एंड देन वी विल कम डाउन टू दिस। मैं नहीं चाहती, देखो ये जो पार्ट है ना ये तो फिक्स्ड है, ये तो फॉर श्योर है, इसके अलावा जो पॉइंट 1 था उसमें कुछ चेंजेस है,
मैं नहीं चाहती हम आधा भी पढ़े आधा कल पढ़े, कंफ्यूजन होगा। उससे अच्छा हम ये पूरे को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेट्स लीव स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कम डाउन टू द कैपिटल रिक्वायरमेंट। अरे तुमको नहीं पता क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या? मतलब तुम्हारे क्लाइंट आता है कहता है सर हमारे पास ना हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, बहुत कम है, तो हमको लगता है हम अपना ओनरशिप अपने पास ही रखते हैं क्योंकि हमारे थोड़ा ही कैपिटल है, इतना तो हम खुद ही लगा सकते हैं। आप क्या बोलोगे? सोल प्रोप्राइटरशिप, कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है, हम अकेले नहीं लगा सकते बट हमारे फ्रेंड्स भी साथ में हैं। व्हाट विल यू सजेस्ट? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करेंगे सजेस्ट। अरे कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत है, इतना कि मैं मेरे दोस्त हम सब अपना मतलब अगर सब बेच बाच दी ना फिर भी उतना पैसा नहीं आएगा, तो अब क्या करें, इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट है हमारा। सिंपल, आप एक कंपनी खोलिए, आप एक कंपनी खोल लीजिए सो दैट यू कैन टेक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो यू कैन टेक मनी फ्रॉम द पब्लिक। ओके, ये तो आपको पता था ना, इसमें कुछ था जो आपको नहीं पता था? देखो, capital is one of the most crucial factors affecting the choice of a particular form of ownership organization. Requirement of capital is closely related to the to the type of business and scale of operations. ठीक है, मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल किससे रिलेटेड है? बिजनेस टाइप से, करेक्ट है। बिजनेस लार्ज स्केल होगा, कैपिटल भी का भी रिक्वायरमेंट लार्ज होगा। बिजनेस स्मॉल स्केल है तो कम कैपिटल की जरूरत होगी। Enterprises requiring heavy investment like iron and steel plants, large-scale infrastructure projects, etc. should be organized as companies. ठीक है, clear? Heavy investment के लिए companies है. Okay. Depending on the capital required, they can be set up as public companies and in some cases may be in the form of listed companies by raising money from public and being listed ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट अगर हो जाती है तो अपना आईपीओ लेके आ सकती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पब्लिक से पैसे रेज करने के लिए। मैम स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कैसे वर्क करता है वगैरह बता दो। नहीं, ये आपको कहाँ पढ़ेंगे आप? सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ में आपको यही पढ़ना है अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज पे आपको एक लाइन में बताओ तो देखो, ऐसे पूरे नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं, मतलब शेयर्स लिस्टेड होता है, आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर्स। ओके, सो नेक्स्ट, एंटरप्राइजेस रिक्वायरिंग स्मॉल इन्वेस्टमेंट लाइक रिटेल बिजनेस स्टोर्स, पर्सनल सर्विस एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा कैन बी बेस्ट ऑर्गेनाइज्ड एज व्हाट? एज अ sole proprietor, as sole proprietors or even as partnerships. कोई भी बिजनेस जिसमें आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है, आप वो सोल प्रोप्राइटर के थ्रू भी जा सकते हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप अपना पार्टनरशिप फॉर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड किस पे करता है? आपकी हालातों पर। अगर जेब में है पैसे, आपको अपना ओनरशिप को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, जाइए एज सोल प्रोप्राइटर। बट जेब में पैसे नहीं है, दोस्तों पे डिपेंडेंट है आप, या फिर आपके पार्टनर्स चाहिए आपको साथ में, पार्टनरशिप फॉर्म। Apart from the initial capital required to start a business, the future capital requirements to meet modernization, expansion and diversification plans also affect the choice of form of organization. सिर्फ initial capital requirement नहीं, हमको future का भी requirement सोचना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखते हुए हमको decide करना है कि we have to work as a sole proprietor or as a partnership firm. Partnerships can often raise funds with greater ease since the resources and credit of all the partners are combined in a single enterprise. मतलब सिंपल है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप से कंपेयर करेंगे तो पार्टनरशिप में आप फंड्स रेज करना ईजियर होगा ना, इतने सारे पार्टनर्स हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपको 100 रुपये चाहिए तो अपने जेब से निकालो 100 रुपये, और यहाँ पे इतने लोग 10-10 निकालो तो 10 लोग मिलके ऐसे ही 100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, with greater ease since the resources and credit of all partners are combined in what? In a single enterprise. देखो ये एकदम कॉमन सेंस का पॉइंट है। नेक्स्ट तो, companies are usually best able to attract capital because investors are assured that their liability will be limited, their operations are in public domain in the transparent manner, easily accessible, and the ownership can be transferred to the other investors. मतलब कंपनी फॉर्म के लिए सबसे इजी होता है पैसे रेज करना। क्यों? देखो, इन्वेस्टर्स के पास आर अश्योर्ड, क्योंकि एक तो लाइबिलिटी लिमिटेड है। मतलब आज अगर मुझे का इन्वेस्ट करना है, आप सोचो ना, मैं पार्टनरशिप फॉर्म में करूँगी कंपनी में, ऑब्वियसली कंपनी में देखो सिंपल पार्टनरशिप फॉर्म में हम इन्वेस्ट करते नहीं पहले तो। सेकेंड, हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, क्यों करेंगे कि अगर आज मैंने वहाँ पे 100 रुपीज़ के शेयर्स अगर खरीदे हैं तो मेरा लाइबिलिटी तो लिमिटेड है ना,
मेरा लाइबिलिटी 100 रुपीज़ का है, मतलब कल जाके मैम लिमिटेड लाइबिलिटी एग्जैक्टली होता क्या है। देखो अगर मैंने बोला कि मैं 100 रुपीज़ से शेयर्स खरीद रही हूँ, तो अगर मैंने 100 रुपीज़ पे कर दिए, उसके बाद कंपनी में चाहे कुछ भी हो जाए, बवाल आ जाए, कितना भी फ्रॉड कुछ हो जाए, कंपनी, इफ द कंपनी इज लायबल टू पे टू इट्स क्रेडिटर्स, आई एम स्टिल नॉट लायबल। इफ आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने कितना 100 रुपये का शेयर खरीदा था ना, मैंने अपने 100 रुपये दे दिए, और अगर मैं नहीं पे किए तो मुझे कितना देना है, मैक्सिमम ओनली 100, चाहे फिर 100 करोड़ का फ्रॉड ही क्यों ना हो गया हो कंपनी में। ठीक है, मेरा लाइबिलिटी कितना है, लिमिटेड। ओके, so companies are usually best able to attract capital because investors are assured that their liability will be limited, their operations are in public domain in a transparent manner। public company का ना बहुत सब transparent रहता है, on their website everything is available, everything is available, क्योंकि कंपनी लॉ ने ऐसा बोल के रखा है मैंडेटरी कि आपको जो जो बोला गया है आपको अपने वेबसाइट में उन सबको अवेलेबल करके रखना ही है। ओके, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आप ले सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, विच इज़ एक्सेसिबल टू द पब्लिक, easily accessible, and the ownership can be transferred to other investors। मतलब आज आपने शेयर्स लिए, इजीली ट्रांसफरेबल है, कल आप सेल कर दो उसको। ओके, मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजरियल एबिलिटी एकदम एकदम बच्चू टॉपिक, एकदम लड्डू टॉपिक है। देखो मुझे बात बताओ, सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, पैसे वैसे हैं, हम सिर्फ पैसे देखेंगे क्या कोई भी बिजनेस में? आज मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है, मेरे को पूरी नॉलेज चाहिए ना सारे फील्ड की। अगर इफ आई एम टेकिंग द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस इन माय हैंड्स, ऐसे आई एम द ओनली मेंबर, तो एक क्या प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे को लीगल नॉलेज भी होनी चाहिए, अकाउंटिंग नॉलेज भी होनी चाहिए, टैक्सेशन नॉलेज भी होनी चाहिए। क्यों? मैं प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। बट आप एक बात बताओ, अगर इतना छोटा स्केल पे हमारा बिजनेस है कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में वर्क कर रहे हैं, उसकी जितनी इनकम आएगी ना, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे आप प्रोफेशनल सर्विसेज ले। तो एक क्या डिफिकल्ट हो जाता है, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू हैव एक्सपर्टीज, सॉरी वन सेकेंड, टू हैव एक्सपर्टीज इन ऑल फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। ये थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है। फर्दर, द साइज ऑफ बिजनेस में नॉट परमिट द एंगेजमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अभी वही चीज़ अगर कंपनी को लेना है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, हेल्प चाहिए, ले सकता है ना, प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए, आराम से ले सकता है, इतना बड़ा स्कोप है उनके बिजनेस का। पार्टनरशिप का देखो, इन अदर फॉर्म्स ऑफ organizations like partnership and company, there is division of work among the partners which allows the partners to specialize in specific areas leading to better outputs and decision making। मतलब अगर आज मैंने एक फर्म खोली खुद की, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, CS के है, CA के है, CFA के है, मैं अकेली सब मैनेज कर सकती हूँ क्या? नहीं, आई कैन मैनेज CS। अब अगर मेरे कुछ पार्टनर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी पार्टनर्स हैं, इफ़ वन कैन हैंडल CFA वेल, वन कैन हैंडल CA, तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं ना। और जब एक बार काम डिवाइड हो गया तो मैनेजरियल एबिलिटी क्या हो गई, एनहांस हो गई हमारी, बेटर, राइट? ओके, सो there is division of work among the partners which allows the partners to specialize in specific areas leading to better output and decision making। लेकिन एक प्रॉब्लम देखो क्या होती है इसमें, however this may sometimes lead to conflicts due to differences of opinion। यानी कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो more vessels make no, नहीं वो क्या था, empty vessels make more noise, नहीं, not relevant, sorry। क्या होता है जब ज़्यादा लोग होते हैं तो conflict of opinion भी आ सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं क्योंकि opinions अलग अलग हैं, उसका भी एक अलग रिस्क है। ठीक है, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर ऑल्टरनेटिव इफ द ऑपरेशंस आर फार फ्लंग, कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अगर ऐसे ऑपरेशंस है तो कंपनी बेस्ट फॉर्म है, कंपनी सब अफोर्ड कर सकता है। कंपनी में तो यही होता ना, मैनेजमेंट पूरा डिवाइडेड होता है ना, करेक्ट? ओके, हम आज कहाँ तक थोड़ा सा और देख लेते हैं, देन विल स्टॉप। डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, सी क्या लिखा है इसमें, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में आप सोचिए अभी तक हम इतना डिस्कस कर चुके हैं, आई एम श्योर यू हैव एन आइडिया अबाउट दिस। इफ आई वांट द कंप्लीट कंट्रोल मैनेजमेंट इन माय हैंड, सोल प्रोप्राइटरशिप। इफ आई एम रेडी टू डिवाइड द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, डिवाइड करने को रेडी हूँ, बट कॉर्पोरेट फॉर्म नहीं चाहिए मुझे अपने बिजनेस का, तो मैं क्या करूँगी, पार्टनरशिप, करेक्ट?
कंपनी मतलब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है एंड आई एम रेडी टू डिवाइड माई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में चाहती हूँ सब मिल बांट के करे कंपनी. सी the degree of control and management that an entrepreneur desires to have over the business affects the choice of the form of organization. In sole proprietorship and OPC, ownership, management and control are completely fused and therefore an entrepreneur has complete control over his business. किसमें? Sole proprietorship and OPC में. Next, partnership में क्या लिखा है? Management and control of business is jointly shared by the partners. How it is shared? Jointly shared by the partners and their specific rights, duties, responsibilities would be documented through incorporating various clauses in this regard. मतलब आपकी जो भी rights, duties, responsibilities, obligations है आप partnership deed में लिख के उसको clear कर सकते हैं कि किसका कितना control रहेगा, management रहेगा. Flexible है ना वो तो. Okay. The next is in a company. In a company, however, there is divergence between the ownership and management. The management and control of the company business is entrusted to the board, who are generally the elected representatives of the shareholders. क्या कह रहा है? कंपनी में देखो एक बात समझना, कंपनी है इसका ना ओनरशिप और एंड मैनेजमेंट को कभी कंफ्यूज मत करना, दो अलग चीज होती है. मैनेजमेंट कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स. ओनर्स पता है कौन है? शेयर होल्डर्स. ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स. क्यों? जिसने पैसे लगाए वही तो ओनर होगा ना. पैसे किसने लगाए कंपनी में? शेयर होल्डर्स ने. और मैनेज कौन कर रहा है? डायरेक्टर्स. सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दो अलग अलग एस्पेक्ट्स है. आई नो, आई अंडरस्टैंड, आई नो दिस कि आपको इस पर बहुत डाउट्स आ सकते हैं. जैसे मैम रिलायंस में तो ओनर भी मुकेश अंबानी हम कहते हैं ना, उसकी कंपनी ऐसे कहते हैं, बट मैनेज भी तो वही कर रहा है. ये सब बहुत डाउट्स आएंगे कि सब आपका क्लियर हो जाएगा कंपनी लॉ में. दीज आर द वेरी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ. यू विल क्लियर इट राइट देयर. ओके, बट अभी के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट हम कंपनी में अलग अलग एस्पेक्ट्स होता है. Okay, in a company, however, this divergence of between ownership and management, the management and control of the business, company business is entrusted to the board of directors, who are generally elected representatives of shareholders. Okay, this is basically कि कौन elect करता है, कौन appoint करता है directors को? shareholders. Thus, a person wishing to have complete and direct control of business prefers proprietary organization rather than partnership or company. If he is prepared to share it with others, he will choose partnership. But if the activities are large, professional managers are required to handle the day-to-day affairs and there is a need for corporate structure and management, he will prefer company form of organization. Okay. Just read this once. Just read this once, yeah. ओके, इफ़ यू ऑल हैव रेड दिस, और नहीं तो आप पॉज करके पढ़ लेना. ठीक है, देखो हमने यहाँ तक देखा ना डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट. वी हैव सम मोर पॉइंट्स रिमेनिंग. आप एक मुझे बात बताओ, व्हाट्स दिस डिफिकल्ट? ये चैप्टर डिफिकल्ट है क्या? वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर, मोस्टली येस, इन द बाय द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ऑलरेडी फिनिश चैप्टर 1 ऑफ SVEC. सो इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. देखो हमारे कुछ और पॉइंट्स बचे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. We have 11 more points and then we'll be done. Okay, because of time restriction I'll have to stop here. Okay, so we will be continuing with the rest of the topics in the next lecture. That's it for today. I'll see you all in the next lecture. Thank you so much.